आप सभी को इस 7th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे दिन को जी रहे हैं, एक ऐसे दिन को हम मना रहे हैं जिसको पूरी दुनिया बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रही है। और इस कश्यप योगा फाउंडेशन, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर ब्रिजेश कश्यप जी, और डॉक्टर ब्रिजेश कश्यप जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एक पर्सनालिटी हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके कश्यप फाउंडेशन में आया हूँ। मैं आज 21 जून को इस सेशन को मैं चेयर कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर ब्रिजेश को जब मैं देखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में संलग्न रहते हैं। और पिछली बार यदि आपको याद हो 2020 में, उस समय भी इंटरनेशनल योग डे आया था और तब डॉक्टर ब्रिजेश ने 50 दिन की एक वर्कशॉप की थी और पूरे 50 दिन एक एक एक्सपर्ट आते और एक एक एक्सपर्ट अपनी कुछ बात कहते और अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट आए जिन्होंने योग के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर या साइकोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने अपनी बातें रखी। और इस 2021 की बात की जाए तो इस 2021 में डॉक्टर ब्रिजेश कश्यप ने 21 दिन का एक वर्कशॉप रखी, एक व्याख्यानमाला रखी और आज हम उसकी पूर्णाहुति कहें या हम पूरे 21 दिन का आज प्रतिफल कहें तो इसका पूरा श्रेय डॉक्टर ब्रिजेश कश्यप को जाता है। और जब मैंने उनसे बात की कि डॉक्टर ब्रिजेश, आपकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है, वो कैसे कर पाती है, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि सर, जो भी टीम है वो केवल मैं हूँ अभी तो, और इस टीम का प्यून भी मैं हूँ, इस टीम का लीडर भी मैं हूँ, इस टीम का डायरेक्टर भी मैं हूँ और इस टीम का एडवर्टाइजमेंट कंपनी का जो कहें कि एडवर्टाइज करने वाला भी मैं हूँ, हर चीज़ मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ये काम कैसे करोगे? तो कह रहे कि सर, पिछली बार सभी बड़ों के आशीर्वाद से किया था तो इस बार भी कर लूँगा। डॉक्टर ब्रिजेश, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपकी इस मेहनत का कि आपने बहुत बड़ा एक काम किया है। क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाना, उनको एक मंच पर रखना और एक मंच पर रखकर आप यदि वीडियोस देखेंगे तो बहुत लोगों तक उनके वीडियोस गए हैं और उन वीडियोस में जो कंटेंट हैं, कोई नेपाल से कोई स्पीकर है तो कोई पाकिस्तान से कोई स्पीकर है, कोई जर्मनी से कोई स्पीकर है, तो डिफरेंट अगर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो जैन विश्व भारती से डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह शेखावत जी हैं, तो उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करूं तो डॉक्टर कामाख्या कुमार हैं जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया था। और धीरे धीरे बहुत सारे स्पीकर्स आए और उन स्पीकर्स ने इस कश्यप योगा फाउंडेशन पर जो फेसबुक टॉक है वो दी। आज मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील करता हूं कि मैं भी इस कश्यप योगा फाउंडेशन का एक अंग बनने जा रहा हूं। मैं आपसे इस इंटरनेशनल योग डे पर कुछ अपनी बातें, और अपनी इसलिए कि मैं आज कोई चैप्टर याद करके नहीं आया हूं, मैं कोई ऐसा टॉपिक याद करके नहीं आया हूं जिसको मुझे आपसे कहना है। मैं जो भी आपसे बात कहने वाला हूं, मैं अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने वाला हूं। क्योंकि जब दिल से दिल की बात होती है तो शायद वो गहरी होती है और उस गहरी बात का कुछ असर होता है। लेकिन यदि केवल याद की हुई बातें हों तो शायद उनका असर इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो कुछ समय तक याद रहती हैं लेकिन उसके बाद भुला दी जाती हैं। लेकिन आज जो बात है, डॉक्टर कश्यप ने जितनी मेहनत की है उस सारी के सारी बात का, सारे के सारे 21 दिन का एक निचोड़ है और उस निचोड़ को मैं कुछ लगभग आधे घंटे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर हम योग की बात करें तो योग में जो सबसे प्रमुख जो ग्रंथ आता है जिसको हम सभी याद रखते हैं, और वो ग्रंथ
जिसका नाम हम सबको याद है, बल्कि जो योग नहीं पढ़ा उसको भी उस ग्रंथ का नाम याद है, और उसको कहते हैं अष्टांग योग या योग सूत्र। और ये कहा जाए कि ये योग सूत्र किसने प्रतिपादित किया था, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया था। और महर्षि पतंजलि ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो अपने ऊपर किए, लोगों के ऊपर नहीं किए। आज यदि रिसर्चेस की बात की जाए, जो मॉडर्न साइंस योग के ऊपर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर कर रहे हैं। आप डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि योग का इम्पैक्ट डायबिटीज़ पर क्या होता है। आप किसी मेंटल कंडीशन पर, मेंटल प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करते हैं कि योग के जो डायमेंशंस है उस डायमेंशन का मेंटल प्रॉब्लम पर क्या असर पड़ता है। और यहाँ तो कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए आपको लोग मिलते हैं और उन लोगों के डेटा से आप बातों को प्रूव करते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि क्या जो डेटा बाहर के लोगों से प्रूव किया जा रहा है, जो रिसर्च बाहर के लोगों पर की जा रही है, वो बहुत सक्सेसफुल है क्या? क्या उससे योग को पूरी तरह से, पूरे शाश्वत सत्य को या शाश्वत योग को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है क्या? और मैं ये कहूँगा कि ये माध्यम तो है, ये माध्यम हो सकता है, क्योंकि आज लोग शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोग से जब पीड़ित होता है तो वो ये चाहता है कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ मिले जिससे मैं ठीक हो जाऊं। वो एलोपैथिक के पास जाता है, वो होम्योपैथी के पास जाता है, वो आयुर्वेद के पास जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाता है, और केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है कि मैं ठीक हो जाऊं। और वो सभी पैथियाँ, जितनी भी पैथियाँ जो मैंने नाम लिया और भी जितनी भी पैथीज अवेलेबल हैं, वो सभी पैथी काम करती हैं और बहुत अच्छे तरह से काम करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पैथी भी है, एक ऐसी जीवन शैली भी है जो दूसरों के ऊपर प्रयोग नहीं की जाती, अपने ऊपर प्रयोग करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। मैं माफी चाहता हूं, वो पैथी नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला है जो महर्षि पतंजलि ने दी, और महर्षि पतंजलि ने अपने ऊपर प्रयोग किया और अपने ऊपर प्रयोग करने के बाद योग सूत्र की अवधारणा दी। आज की स्थिति यह है कि हम योग सूत्र को याद करते हैं और योग सूत्र को याद करने के बाद उसके एग्जाम देते हैं, और किसी से पूछा जाए कि क्या आप योग सूत्र के, आपको 196 जो सूत्र हैं वो याद हैं, आप कहेंगे हाँ मुझे याद है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपने इन योग सूत्र में किसी भी योग सूत्र को अपने ऊपर अप्लाई किया है, एक प्रयोग किया है, और उस प्रयोग से आपको क्या मिला है, तो वो कहेगा कि हाँ मैंने प्रयोग किया है। किस चीज़ का प्रयोग किया है? मैंने प्रयोग किया है आसन का, मैंने प्रयोग किया है प्राणायाम का। और किसके लिए किया है? कि मैंने प्रयोग किया है अपने साइनस को दूर करने के लिए, मैंने प्रयोग किया है अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए, मैंने प्रयोग किया है दूसरों की डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, मैंने प्रयोग किया है जो दूसरों का जो बैक पेन है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन क्या यही योग का उद्देश्य है? योग वेलनेस के लिए है, योग रोगों को ठीक करने के लिए भी है, लेकिन केवल और केवल रोगों को ठीक करने के लिए ही योग है, ये योग की बहुत संकुचित परिभाषा है। आप ये कहें कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मेरी अच्छी जगह शादी कर दो, भगवान मेरा एक घर बना दो। ये बिल्कुल ठीक है, आप योग से भी वही मांग रहे हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, और भगवान से भी वही मांग रहे हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दोनों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, मैं भी ये मांगता हूँ, और मैं भी अपने फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए, अपनी मेंटल फिटनेस को बनाए रखने के लिए मैं योग करता हूँ, मैं योग करता हूँ। मेरी आप बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं मेंटल फिटनेस के लिए योग करता हूँ। आप अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए योग करते हैं, और योग का मतलब क्या है? आप आसन और प्राणायाम करते हैं, आप आसन और प्राणायाम करवाते हैं। लेकिन
मैं दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहा हूं कि योग करने वाली चीज़ नहीं है, योग जीवन में उतारने वाली चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में योग को उतारने का प्रयास किया है या मैंने अपने जीवन में योग को उतारा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम थोड़ा योग के सही अर्थ को समझें और सही अर्थ को समझने के बाद हम उसको योग थेरेपी में यूज़ करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब बाहर मीन्स अब्रॉड से जब वो योगा बन के आ गया तो हम सब ने उसको हाथों हाथ ले लिया। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये योगा है। बल्कि हमारे महर्षि पतंजलि ने या किसी भी योग के विद्वान ने, योग के जो भी योगी जितने भी हुए हैं, क्या उन्होंने कभी योग को योगा शुरू किया? हम कह रहे हैं योगा क्लास लेने में जा रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि मुझे योगा क्लास बड़ी अच्छी लगती है, मैं योगा करता हूं। आप योग करते हैं या योगा करते हैं? यहीं से परिवर्तन शुरू हो गया। लोग योगा कहने में अपने को अच्छा मानते हैं, लेकिन योग कहने में अपने को नीचा मानते हैं। क्यों? जो योगा है वो योगा क्या है? वो केवल और केवल आसन प्राणायाम की क्रिया पद्धति है। लेकिन जो योग है वो आसन प्राणायाम की क्रिया पद्धति नहीं है। योग तो सर्वांगीण विकास की क्रिया पद्धति है। अगर केवल और केवल शरीर और मन पर ही केवल योग काम कर रहा होता तो जितने भी योगी थे उन्होंने मोक्ष नहीं प्राप्त किया होता योग से। बल्कि बहुत सारे योगी ऐसे हुए हैं जिन्होंने योग की क्रिया पद्धति को अपने में अपनाकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और बल्कि अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि सर पतंजलि योग सूत्र मनोविज्ञान के बारे में है लेकिन आप फिजिकल बता रहे हैं। अगर ये जिसने भी मैसेज लिखा है मैं उनको बड़े आदर से कहना चाहता हूँ कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि योग सूत्र केवल और केवल फिजिकल लेवल पर काम करता है। मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो योग चल रहा है वो आप आसन और प्राणायाम के स्तर पर बात कर रहे हैं। और महर्षि पतंजलि ने कभी भी रोग के लिए योग नहीं बताया था। हम आज रोग निवारण के लिए योग की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि वो रोग निवारण के लिए नहीं था। वो तो मानव से महामानव बनने की बात थी, वो नर से नारायण बनने की बात थी। वो कुछ ऐसी बात थी जो बहुत विलक्षण और बहुत आध्यात्मिक थी। लेकिन एक बात और जोड़नी पड़ेगी, और वो एक बात ये जोड़नी पड़ेगी कि बिना शरीर के कुछ नहीं हो सकता। आप ये कहें कि मैं अध्यात्म की यात्रा कर लूं तो क्या बिना शरीर के अध्यात्म की यात्रा कर पाएंगे? आप ये कहेंगे कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी है, मुझे कुछ सिद्धियां अर्जित करनी है, क्या बिना शरीर के आप सिद्धियां अर्जित कर पाएंगे? एक माध्यम तो होना चाहिए। जब आप योगी हो जाएंगे तब आप सूक्ष्म शरीर की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप अभी योगी नहीं हैं। मैं और आप अभी मनुष्य हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको आसन और प्राणायाम का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को थोड़ा सा गलत वे में न लें कि मैं केवल और केवल फिजिकल लेवल की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि नहीं, जो आज हमने सुना है, हमने सोचा है, हमने शोध किया है, वो केवल और केवल आसन प्राणायाम तक सीमित है। आप एक इमारत बनाते हैं, मैं जनरली ये इस बात सभी को कहता हूं। आप एक इमारत बनाते हैं और इमारत के लिए क्या करनी पड़ती है? एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पहले उसका बेसमेंट बनाना पड़ता है, एक नींव बनानी पड़ती है। और जितनी गहरी और जितनी मजबूत नींव होती है उतना ही बढ़िया ऊपर मकान होता है। और बढ़िया नहीं, मैं सुंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उतना ही मजबूत मकान होता है जो 100 साल तक टिकता है। मैं अगर उस पेड़ की बात करूं कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो पेड़ उतना ही हरा होगा और उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की परेशानी क्या है? आज कभी आप किसी बागवानी में जाएं और बागवानी में लोग क्या करते हैं,
लोग ज़्यादा पानी उनकी पत्तियों को देते हैं, उनकी धूल को साफ करने में देते हैं। आज अगर घर बनाने के लिए जाएं तो घर जब बनाते समय लोग क्या है, जो घर ऊपर बन रहा है, जो बेसमेंट के ऊपर है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा एक आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं, लेकिन अंदर नहीं, अंदर बहुत कम नींव होगी तो भी चलेगा। हमें करना क्या है? हमें उस रूट पर काम करना है, हमें उस जड़ पर काम करना है, हमें उसकी नींव पर काम करना है। और नींव पर काम करने का तरीका क्या है? नींव पर काम करने का तरीका क्या है कि जो महर्षि पतंजलि ने जो स्टेप बताए, 8 लिम्स जो बताए हैं, उस 8 लिम्स में कुछ तो फॉलो करने पड़ेंगे। और वो कहाँ से फॉलो करने पड़ेंगे? वो करने पड़ेंगे यम से। क्योंकि अगर महर्षि पतंजलि कहते कि आसन और प्राणायाम से सब कुछ हो जाएगा तो फिर यम और नियम की बात ही नहीं आती, फिर केवल और केवल आसन प्राणायाम को ही हम योग कह देते। लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहा कि यम, पहले यम की साधना करिए, फिर यम के बाद फिर नियम के ऊपर आइए, फिर नियम के बाद फिर आप आसन और प्राणायाम की बातें करें। और कब नंबर आया? आसन का नंबर आया 3rd नंबर पर। लेकिन हम जब भी योग क्लास की बात करते हैं तो हम यम नियम की बात नहीं करते हैं। यम और नियम को तो जरूरत ही नहीं समझते हैं। बल्कि आज मैं कह रहा हूं कि आज अगर समाज की जो दशा दिख रही है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें सोचना पड़ेगा कि जो समाज की दशा जो दिख रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो रेप को लेकर हो, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों को लेकर हो, चाहे वो और कोई सोशल कोई एवल की बात हो, कोई इंडिविजुअल कुछ कमियों की बात हो, और वो किस लिए है? क्योंकि हमने सत्य का पालन नहीं किया, अहिंसा का पालन नहीं किया, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की बात नहीं की। हमने तो क्या कहा? हमने कहा कि नहीं, हम परिग्रह करेंगे और आसन करेंगे, हम असत्य बोलेंगे और आसन और प्राणायाम करेंगे, हम हिंसा करेंगे लोगों के ऊपर। और हिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को आप मार रहे हैं, आप मन वचन कर्म किसी से भी हिंसा कर रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब ये संभव कैसे है? मैं भी मानता हूं कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप 100% यम और नियमों को फॉलो करें। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। तो इसका तरीका क्या हो? इसका तरीका ये है कि हम और आप जितना हो सके, अब जितना हो सके का मतलब ये नहीं कि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मोड़ लें और सत्य को असत्य करने लगें और अपरिग्रह को परिग्रह में बदल दें। जितना संभव हो सके और जितना अधिक से अधिक हो सके, आप जितने अधिक से अधिक अपने आप को तपा सकें, जितने अधिक से अधिक अपने आप को तैयार कर सकें अंदर से, क्योंकि विल पावर होगी तब यम और नियम की बात की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। थोड़ी सी जिद करनी पड़ेगी सत्य बोलने के लिए। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सत्य को कभी याद नहीं रखना पड़ता। आप किसी से सत्य बोले और आप कहेंगे कि आपको क्या याद रखना पड़ रहा है? नहीं नहीं, आपको याद बिल्कुल नहीं रखना पड़ता। लेकिन आप असत्य बोल लें, आप मुझसे एक बार असत्य बोल लें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यस, पिछली बार मैंने विवेक सर को यह कहा था, अब अगर मैं उल्टी दूसरी बात कह दूंगा तब दिक्कत हो जाएगी। आप अहिंसा कर लें, आप हिंसा कर लें तो आपको कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, किसी ना किसी रूप में आप कर्म तो बांध रहे हैं। और हिंसा के जो कर्म है वो अभी नहीं तो कभी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसके फल। लेकिन अहिंसा के भी कर्म बन रहे हैं, आप अहिंसा भी कर रहे हैं, लेकिन उस अहिंसा से कर्म बंधेंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो उससे भी बड़ा होगा। और इसी तरह से सारे यम, सारे नियम की बात कर रहे हैं। और मैंने अभी कहा जितना फॉलो कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पूरा मैं भी फॉलो कर रहा हूं, नहीं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति है थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने की, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की और अपने व्यवहार को बनाने की। तो फिर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा, क्या पूरे दिन में एक बार सत्य बोल सकते हैं? जब हमें सत्य बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है उस समय सत्य बोलना है। हमें हिंसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस समय भी हम अहिंसा कर रहे हैं। हम
स्वाध्याय की अगर बात की जाए, मैं नियम की बात कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको बात कर रहा हूं कि अब नियम में क्या है। नियम में आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, आप शौच, संतोष, तप, ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन स्वाध्याय के ऊपर मैं इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय आपके मन की खुराक है। मैं बहुत व्यावहारिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वाध्याय क्या है। स्वाध्याय आपकी मेंटल डाइट है और अपने स्व का अध्ययन है। मेंटल डाइट हमें और आपको मिलती रहती है। ये जो आप मेरी बात सुन रहे हैं वो भी एक मेंटल डाइट है। आप रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई गाने सुनाई दे रहे हैं, वो भी एक मेंटल डाइट है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक गाना सुन रहा था, मैं कहीं कैब में कहीं जा रहा था और एक गाना सुन रहा था, खट्टी मीठी चाशनी, आपने सबने सुना होगा। या ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मैं एक गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या वो गाना मैंने कभी फिल्म में नहीं देखा, वो गाना कभी मैंने टीवी में नहीं देखा, मैंने वो फिल्म नहीं देखी जिसमें वो गाना है, लेकिन जब मैंने वो गाना सुना था, वो गाना आज तक मुझे याद है और लगभग 6 महीने हो गए। अब वो कैसे याद हो गया? वो क्या है कि वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन मेरे अंदर गई और वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गई। और जब भी कभी जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, वो क्या हो रही है? वो आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही है। इसलिए स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय में आप अपने आप का अध्ययन करें, और या अपने आप का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। उसके पहले आप उन लोगों का अध्ययन करिए जिन लोगों ने अपना अध्ययन किया है, जो आपसे और मेरे से अधिक श्रेष्ठ हैं, जिनको आप मानते हैं कि आप उनसे कम ज्ञानी हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं अपने अपने विषय के। क्या आप उनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या आप उनकी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं? मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहूँगा, मेरे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने जीवन काल में लगभग 3200 से अधिक किताबें लिखी, 3200 से अधिक बुक्स लिखी। और यदि आप स्वाध्याय की बात करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो एक योगी हैं। उन योगी की आप 3200 में से कोई भी किताब उठाकर पढ़ लें, वो आपकी एक बहुत अच्छी मेंटल डाइट होगी। और आज उस मेंटल डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो इसलिए कि अभी जिस समय हम लोग जी रहे हैं, जो कोविड-19 का दौर है, अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात की जाए तो हम में से हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट कोरोना का था। पेशेंट तो एक था, उसने केवल उस पेशेंट को अपनी गिरफ्त में लिया है कोरोना ने, लेकिन उससे हम सब लोग परेशान थे। हम सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर था, हम सब लोग चिंता में थे, हम सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए थे, और बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में जाके कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी उनकी बढ़ गई थी। और उसके लिए फिर बात वही है कि आप स्वाध्याय करते हैं क्या? देखिए, वी कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। बाहर की परिस्थितियों को मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। क्या आप इस कोरोना को खत्म कर सकते हैं? क्या आप इस कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये मेरे घर में ना आए? आप कहेंगे कि हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं, योग करेंगे तो कोरोना नहीं होगा। मान लेते हैं कि योग करने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन क्या आप बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि आप इस कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे? तो फिर ये कहेंगे कि नहीं, हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम मन स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। और मन स्थिति में क्या है कि हमें डिप्रेशन किसके कारण है, और वो डिप्रेशन किसका सिम्टम है? हमारी मन स्थिति का सिम्टम है। वो एंग्जाइटी हमारी मन स्थिति का सिम्टम है। वो इरिटेशन, वो इंसोम्निया हमारी मन स्थिति का सिम्टम है, और मन से फिर शरीर में आया है। आपने एक टर्म सुना होगा, साइकोफिजिकल डिसऑर्डर। और साइकोफिजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जड़ मन में है, और उस मन के कारण, उस मानसिक कारणों के कारण कोई ना कोई शारीरिक रोग उत्पन्न हुआ है। आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं, आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं,
बल्कि बैक पेन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंसी की बात करते हैं, आप किसी भी रोग की बात करें, कैंसर की बात कर लें। और साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जितनी भी डिजीज़ जो मैंने बताई हैं, या आप कहें कि जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, उनका कारण मन है। हम शरीर पर तो काम कर रहे हैं, और मन पर काम करने के लिए कहा जाए तो करें कि मन पर काम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि मन को हमने देखा नहीं है, मन की एग्जिस्टेंस हम जानते नहीं हैं। और जब शरीर पर काम करेंगे तो मन पर तो हो ही जाएगा। सही है, बिल्कुल है कि हाँ, शरीर पर काम किया जाए तो उसका असर मन पर पड़ेगा, लेकिन मन पर ही यदि काम करना पड़े तब मन पे जो काम किया जाएगा तो फिर ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो मैंने कहा था, आप नींव पर काम कर रहे हैं, आप उस पेड़ की जड़ पर काम कर रहे हैं। और व्यक्ति की जड़ क्या है? व्यक्ति की जड़ है उसका मन। व्यक्ति की जड़ उसका ब्रेन नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रेन से सारी चीजें गवर्न होती है। सारी चीजें गवर्न होती हैं, लेकिन ब्रेन एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, और उसके थोड़ा सा अंदर भी कुछ और है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी आप कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मैंने आज समोसा खाया और मुझे बहुत मजा आया। मजा किसको आया? आपकी टंग को आया, आपकी बॉडी को आया, या मजे की फीलिंग और कहीं थी? तो फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, मन को अच्छा लगा है। जब आप मन को अच्छा लगा है, जब आप कहते हैं दिल को अच्छा लगा है, जब आप कहते हैं मन नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसा काम क्यों ना करें कि मन के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। क्योंकि इस बार की जो अगर थीम की बात करें, जो इंटरनेशनल योग डे की जो थीम है कि योगा फॉर वेलनेस या योगा फॉर वेलबींग, तो वेलनेस का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने शरीर को बिल्कुल हेल्दी कर लूं। वेलनेस का अर्थ क्या है? वेलनेस का अर्थ यह है कि जब हम अपने शरीर को भी ठीक रखें, हम अपने मन को भी ठीक रखें, और मैं तो ये कहूं कि बाय प्रैक्टिसिंग योगा वन कैन बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली एडवांस्ड एंड सोशली साउंड। ये चारों चीजें हो रही हैं। योग से हम फिजिकली फिट भी हो रहे हैं, मेंटली अलर्टनेस भी हमें बढ़ रही है, हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हम एडवांस भी बन रहे हैं, और चौथी चीज, हम सोशली साउंड भी हो रहे हैं। और जब ये चारों चीजें मिलेंगी तब एक विवेक बनेगा। जब ये चारों चीजें मिलेगी तब एक व्यक्तित्व बनेगा, और उसका फिर सर्वांगीण विकास होगा। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा सा और शास्त्रों की बात करूं, लोगों में थोड़ी सी एक कभी कभी कमी है कि हम कोई एक पक्ष को पकड़ लेते हैं। नहीं, बस शरीर नहीं, केवल मन, केवल आत्मा। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग सोचता हूं। मैं अगर अपने भारतीय शास्त्रों की बात करूं तो भारतीय शास्त्रों में एक सूत्र आता है और 4 पुरुषार्थ की बात आती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लोग इसको बड़ा गलत इंटरप्रेट करते हैं। लोग कहते हैं धर्म का काम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अर्थ का काम करना चाहिए, अर्थ उपार्जित करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, काम सबसे बड़ी चीज है, तो धर्म, अर्थ, काम। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब तो गौण है, ये सब तो सेकेंडरी है, मोक्ष की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर केवल मोक्ष की ही बात करनी पड़ती तो मोक्ष ही सही होता, तो फिर धर्म, अर्थ और काम क्यों लिया जाता? मोक्ष ही लिख दिया जाता। अगर केवल धर्म की ही बात सही होती तो फिर तीनों और चीज नहीं लिखी गई होती, न अर्थ की बात आती, न काम की बात आती। बल्कि क्या है, एक हॉलिस्टिक हमारा जो भारतीय परंपरा है, जो हमारा योग है, या जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं, वो कभी एक पक्ष की बात नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं आप धर्म का काम भी करें, आप अर्थ का काम भी करें, आप काम भी, अपनी इच्छाओं को भी पूर्ति करें, और दूसरा आप मोक्ष की प्राप्ति भी करें। सब चीजें संतुलित हों, और संतुलन का नाम ही योग है। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि नहीं, जहां पर डिसबैलेंस है, जहां पर समय स्थिति नहीं है, वहां पर आप योग की बात करेंगे क्या? बल्कि योग तो क्या कर रहा है? योग सबको जोड़ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो मैं पहले वाले पॉइंट पे जा रहा हूं कि योग मतलब
आसन को ठीक करने, योग मतलब शरीर को ठीक करने वाली कला, योग मतलब थेरेपी, योग मतलब आसन और प्राणायाम। लेकिन हमारा दायित्व यह है कि हम इस इंटरनेशनल योग डे पर, जो डॉक्टर ब्रिजेश ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है 21 डेज, और आपको ये पता होगा कि एक प्रिंसिपल आता है साइकोलॉजी में, प्रिंसिपल ऑफ 21 डेज, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। और 21 डेज का मतलब क्या है कि अगर एक ही काम निश्चित समय पर अगर 21 दिन तक किया जाए, एक काम एक समय पर बहुत ही मन लगाकर, और उसमें मन का मतलब क्या है, उसमें शरीर और मन दोनों लगे, उस काम को 21 दिन तक कंटिन्यू किया जाए तो वो काम सिद्ध हो जाता है, वो काम बन जाता है। चाहे वो आपकी इच्छा हो, चाहे अपने अंदर आप कोई चेंज लाना चाहते हो, आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, हर काम 21 दिन में हो जाता है। लेकिन शर्त एक ही है, निरंतरता। और यहां एक निरंतरता बनाई डॉक्टर ब्रिजेश ने, और वो निरंतरता थी किस चीज की? वो निरंतरता थी योग के उद्घोष की, वो निरंतरता थी योग के विचारों की, वो निरंतरता थी योग के अलग अलग डायमेंशंस को लोगों तक पहुंचाने की। और आज वो निरंतरता खत्म नहीं हुई है, बल्कि इन 21 दिन ने आप सभी में एक बीज का रोपण कर दिया है। और वो बीज का रोपण यम के रूप में भी हो सकता है, नियम के रूप में हो सकता है, आसन के रूप में हो सकता है, प्राणायाम के रूप में हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हो सकता है, या और कोई किसी और पक्ष में हो सकता है, भगवत गीता के रूप में हो सकता है। एक बीज रोपा गया है, एक पौधे को आपके अंदर बीज, आपके अंदर बीज बोया गया है, और वो धीरे धीरे, यदि आपका काम क्या है, जो 21 दिन में जो कुछ मिला है उसको क्या है, आप खाद पानी देते रहिए, आप उसके ऊपर पॉलिश करिए। पॉलिश का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पॉलिश कर दिए, पॉलिश का मतलब ये कि आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ऐड करिए। आज आपने कुछ सीखा है, कल नया कुछ सीखिए, परसों कुछ नया सीखिए। आपने आज योग की प्रैक्टिस की है, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाइए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, और बाद में फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एडवांस्ड बनिए। स्पिरिचुअली एडवांस बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी के सारी सब चीज़ों से आप वैराग्य ले लें, जंगल में चले जाएं और जंगल में जाकर आप साधना करने लगें। नहीं, स्पिरिचुअली एडवांस का मतलब है कि आपका जो व्यवहार है उसमें आदर्श दिखाई दे, आपका जो व्यवहार है उसमें सत्य दिखाई दे, आपका जो व्यवहार है उसमें कर्म की कुशलता दिखाई दे। ऑफिस में कर्म की कुशलता हो सकती है। आप यदि पत्नी हैं तो पत्नी का जो धर्म है आप पति के लिए निर्वहन करती हैं, वो कर्म की कुशलता हो सकती है, आप योगी हैं। एक पति है जो अपनी पत्नी के लिए कर्म की कुशलता रखता है, वो एक योगी है। एक पिता है जो कर्म की कुशलता रखता है, वो एक योगी है। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कर्म की कुशलता को भूल गए। हम जो भी संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको फॉर्मेलिटी समझकर करते हैं। ये मेरा बेटा है इसलिए मुझे इसके आगे बढ़ने के लिए कुछ हेल्प करनी है, नहीं। ये मेरी पत्नी है इसलिए मुझे इसका साथ देना है। ये एक स्टूडेंट है इसलिए मुझे इसको माफी चाहता हूं, ये एक स्टूडेंट है इसलिए मुझे इसको पढ़ाना है। क्या आप कर्म की कुशलता से पढ़ा सकते हैं क्या आप अगर अपनी बात कह रहा हूं तो मैं उस लेवल पर जाकर कहूं कि जहां पर कर्म की कुशलता दिखाई दे, तब एक व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है। अगर मेरी बात अगर आपको दिल तक ना छुई, अगर मेरी बात ने आपको प्रभावित नहीं किया, तो फिर बात यही होगी कि मैं कुछ बातें कहकर चला गया, और वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और इस 21 दिन को हमें फॉर्मेलिटी नहीं बनाना है। इस 21 दिन की जो मेहनत डॉक्टर ब्रिजेश ने की है, उस 21 दिन को एक ऐसा पौधा बनाना है, पौधे से वो एक ऐसा वृक्ष बनाना है, और वो वृक्ष पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर ब्रिजेश ने, कोई एक चाइना से था, तो कोई एक नेपाल से था, कोई एक पाकिस्तान से था, तो कोई एक भारत के अलग अलग कोनों से एक्सपर्ट बुलाए, और उन एक्सपर्ट ने एक अपनी अपनी टॉक दी। तो आज केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग क्या करें, हम एक मैकेनिज्म पर काम करें।
योग क्या करता है? योग एक मैकेनिज्म पर काम करता है, और वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है कि योग करने से आप योग के किसी भी अंग की बात करें, कोई भी अंग करें, हम देखिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पहले हम केवल 4 अंगों की बात कर लें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम की अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम क्या करते हैं? आप में एक्टिवनेस बढ़ाते हैं, और एक्टिवनेस जब बढ़ेगी तब क्या होगा? एक्टिवनेस से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ गई तो फिर क्या होगा? आप बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। योग आपके कंस्ट्रक्टिव वर्क में दिखाई देगा, और जब कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ तो फिर वो जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो प्रोडक्टिव होगा, और यदि प्रोडक्टिव वर्क हुआ तब क्या होगा? वी कैन सपोर्ट अवर इंडिया। और तब हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बिजनेस करने लग जाएं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम प्रोडक्टिव करें, जहां हैं वहां हम प्रोडक्टिव करें, और जहां हैं हम अपने इंडिया को सपोर्ट करें, जहां हैं हम वेलनेस की बात करें, और जहां हैं हम उस कर्म की कुशलता की बात करें। तब एक्टिवनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी से कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, उस कंस्ट्रक्टिव वर्क से प्रोडक्टिव वर्क होगा, उस प्रोडक्टिव वर्क से वी कैन सपोर्ट इंडिया, और वी कैन सपोर्ट इंडिया का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत का अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं कि क्या योग से आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? योग से हम स्पिरिचुअली एडवांस बन सकते हैं, योग से हम सोशली साउंड बन सकते हैं। तो हमारा केवल एक ही दायित्व है, और दायित्व ये है कि हम योग के हॉलिस्टिक अप्रोच पर ध्यान दें, केवल एक पक्ष पर ध्यान ना दें जो आसन और प्राणायाम का है, बल्कि हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, और उस एक्सपेरिमेंट का जो प्रतिफल दिखाई दे उस प्रतिफल को समाज के लिए उपयोग करें। तब योग की साधना सफल होगी। मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों से समाप्त करूंगा कि स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। और इस नया सवेरा और नया उजाला लाने का तरीका है योग। हम सब एकजुट हों, हम सब योग अपने जीवन में उतारें और नया सवेरा और नया उजाला लाने की कोशिश करें। और मैं अंत में फिर कश्यप योगा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम को अंजाम दिया है। उन्होंने एक बहुत अथक प्रयास किया है, और ये अथक प्रयास हम सभी तक फैले। ये अथक प्रयास, आप अगर फेसबुक पर हैं, आप यूट्यूब पर हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, इस डॉक्टर कश्यप के प्रयास को आप लोगों तक पहुंचाएं कि लोग भी इसका फायदा उठा सकें, और डॉक्टर कश्यप की जो मेहनत है वो भी कुछ रंग ला सके। मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों से समाप्त करूंगा। ओम शांति। धन्यवाद।